नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कभी कभी जिंदगी में इतने बड़े चमत्कार होते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ईश्वर पे, एक ताकत पे आपको यकीन होता है कि कोई ऐसी ताकत है जो आपको मौत के मुहाने से पीछे ले आती है। आपके कर्म अच्छे हैं, आपके मन में विचार अच्छे हैं, तो जिंदगी और मौत का जो इंचों का फासला होता है ना, वो भी भगवान बचा लेते हैं। आज एक बड़ी दुखद खबर आई। केदारनाथ के पास तीर्थयात्रियों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर पहाड़ की चट्टानों से क्रैश हो गया, टकरा गया, क्रैश हो गया। 7 लोगों की मौत हो गई। मैं कभी कभी बड़ा ये मन में ख्याल करता हूँ कि हम तो बड़े भक्ति भाव से भगवान के दर्शन करने गए थे, बाबा भोले के दर्शन करने गए थे, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि वहाँ दुर्घटना हो जाती है। ये भगवान की फिलॉसफी कभी मेरे को समझ में नहीं आती है। मैं शिव जी का नियमित उपासक हूँ। मुझे ईश्वर सब अच्छे होते हैं, सब बढ़िया ईश्वर हैं, भगवान सारे अच्छे हैं, लेकिन शिव जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं शिव जी की निरंतर उपासना करता हूँ। केदारनाथ से लेके बाकी जितने शिव के धाम है, मैं लगभग सब जगह होके भी आया हूँ। लेकिन जब केदारनाथ का आपदा आई और हजारों लोग मर गए, तो मुझे लगा कि सब के सब तो ऐसे नहीं हो सकते जो पापी हों, जिनके मन में पाप हों। तो ये ईश्वर की कौन सी लीला है कि इतने हजार लोग मर गए। फिर मुझे लगा कि भगवान शायद इसलिए गुस्से होते होंगे कि इतने एकांत में बाबा भोले ने अपना धाम बनाया और लोग वहाँ भी पिकनिक करने चले जा रहे हैं, इतनी भीड़ उस धाम में इकट्ठी हो रही है, तो शायद ईश्वर नहीं चाहते होंगे कि उनके मंदिर पे, उनके जगह पे इतने सारे लोग आए। केदारनाथ आपदा में एक अफसर की कहानी मुझे पता चली। एक IPS अफसर, संजय गुंजियाल नाम है, IG हैं, आजकल ITBP में तैनात हैं। उस समय वो देहरादून में थे। हादसे के तुरंत बाद वो उनको भेजा गया। बहुत अच्छे और स्मार्ट और तेज तर्रार अफसर हैं, आपदा का अनुभव था। वहाँ पे गए तो लाशें ही लाशें वहाँ पे बिखरी हुई थी। बहुत दर्दनाक हादसा था केदारनाथ वाला। तो वो बता रहे थे कि वो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, कुछ जवान थे, सब तरफ लाशें लाशें थी। दिन भर उन लोगों ने काम किया और फिर जवान बचे और फिर हेलीकॉप्टर को वापस जाना था, मौसम ख़राब हो गया। तो वो हेलीकॉप्टर में बैठे, तब तक उन्होंने कुछ जवान देखे। हेलीकॉप्टर एक ही बार उड़ सकता था, दोबारा वापस नहीं आता। तो जवान को देख के उनको लगा कि अगर मैं चला गया और मेरे जवान यहाँ बच गए तो सुबह तक ये ठंड में मर जाएंगे, क्योंकि ना कुछ इनके पास में इस तरह गर्म कपड़े हैं, आग नहीं है, रहने की जगह नहीं है, बर्फ़बारी हो रही है, हर तरफ लाशें बिखरी हैं। तो जो फैसला संजय गुंजियाल ने किया, वो दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो फैसला करेगा। हेलीकॉप्टर में बैठ गए संजय गुंजियाल, फिर उन्होंने जवानों की तरफ देखा और लगा कितनी ख़राब बात है, मैं तो अफसर हूँ, मैं चला जाऊँगा, ये जवान सारे मर जाएंगे सुबह तक। तो उन्होंने फैसला किया कि अगर मुझे मरना है तो मैं अपने साथियों के साथ मरूंगा। संजय गुंजियाल उतर गए और अपने कहा कि हेलीकॉप्टर में जितने बाकी लोग हैं इनको ले जाइए। सब लोगों ने हैरानी व्यक्त करी और ये कहा कि नहीं, आप अफसर हैं। होता यही कि जब सेना हो, आर्मी हो, तो सबसे पहले बड़े अफसरों को सुरक्षित किया जाता है, कमान उनके हाथ में होती है। तो बहुत लोगों ने कहा, लेकिन संजय गुंजियाल नहीं माने। वो बोले मेरा जो कुछ होगा मैं जवानों के साथ रहूँगा। खबर चल रही थी कि वो आखिरी हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है, संजय गुंजियाल उसमें आ रहे हैं, और ये सब खबरें चली थी क्योंकि केदारनाथ पे हर व्यक्ति रिपोर्ट कर रहा था, हर टीवी चैनल रिपोर्ट कर रहा था। संजय गुंजियाल ने जिद करी, उन जवानों के साथ वो उतर गए और हेलीकॉप्टर बाकी लोगों को लेके चला। कुछ जवान और संजय गुंजियाल वहाँ रह गए, और ये जानते हुए कि शायद सुबह तक बच नहीं पाएंगे वो, क्योंकि इतनी ठंड बर्फबारी है। लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरे जवान यहाँ है तो मैं इन्हीं के संग मरूंगा, और हेलीकॉप्टर को जाने दिया। हेलीकॉप्टर उड़ा और उड़ने के कुछ ही मिनट बाद वो पहाड़ी से टकरा के क्रैश हो गया और उसमें सभी लोग मारे गए। टीवी चैनल पे खबर चलने लगी कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, संजय गुंजियाल मारे गए। एक IPS के मरने की खबर बड़ी होती है आमतौर पर। हाहाकार मच गया देहरादून में, घर वाले सब रोने लगे। रात हो चुकी थी, कोई संपर्क का साधन भी नहीं था। सुबह सुबह सारे फोर्स के हेलीकॉप्टर आए कि एक IPS मरे हैं, उनकी डेड बॉडी को ढूंढी जाए। आकर लैंड किया तो चांस की बात है, उस रात को संजय गुंजियाल और बाकी सब लोग जिंदा मिल गए। तो जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। एक IPS जवानों की ज़िंदगी बचाने के लिए खुद मौत के मुहाने तक आ गया, उतर गया कि मैं चला गया
ये जवान मारे गए तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो नाज है ऐसे आईपीएस अफसरों पे, वो देश शायद ऐसे बहादुर, ऐसे जाबाज, ऐसे योद्धा आईपीएस अफसरों पर चलता है जो अपने साथी को बचाने के लिए जान की दांव लगा देते हैं। और दर्दनाक हादसा था, वो उनको भी नमन जो उस हादसे में मारे गए, लेकिन शायद किसी की ज़िंदगी उसको उतार रही थी और किसी की मौत किसी को हेलीकॉप्टर में बिठा रही थी। मैं गया तो उसके बाद संजय गुंज्याल से मैंने बातचीत करी, पुराना इंटरव्यू है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा समय निकालिए, इस व्यक्ति की पूरी बात सुनिए, वो पूरी घटनाक्रम सुनिए। बाद में केदारनाथ जो पिक्चर आई थी वो इन्हीं के ऊपर, इन्हीं की त्रासदी के ऊपर बनी थी। तो थोड़ा समय निकालिए, इस इंटरव्यू को सुनिए और फिर आप ईश्वर को नमन करिए कि कोई ताकत है जो आपके पीछे खड़ी रहती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको बचाती है, आपका साथ देती है। मैं तो अपने मामले में मानता हूँ कि मेरे संग ज़िंदगी में बहुत बहुत परेशानियाँ आई। आप देखते ही हैं किस तरह चैनल चलाता हूँ, सरकारों से किस तरह युद्ध होते हैं और कोई नॉर्मल सामान्य आदमी बचता नहीं। इतनी जब सरकार नाराज़ होती है, लेकिन कोई ना कोई ताकत मेरे साथ खड़ी रहती है। मैं हमेशा यकीन करता हूँ इस बात की, क्योंकि जो जो प्रयोग मेरे साथ किए सरकार ने, कोई सामान्य आदमी बचता नहीं। लेकिन ईश्वर मुझे रोज़ एक प्रगति के नए सोपान देता है, मतलब उसका ईश्वर का लाख लाख शत शत नमन। इस मेरे कहने पर पूरे इंटरव्यू को सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस इंटरव्यू को पढ़ के आपको रोना आया या नहीं आया, आपके रोंगटे खड़े हुए नहीं बढ़े। और संजय गुंज्याल को सलाम कहिएगा कि उस आदमी की हिम्मत, उस आदमी का जज्बा। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं द संजय शर्मा शो। इस शो में आपका स्वागत है और इस शो में आज जो हमारे मेहमान हैं, मैं उनसे इंटरव्यू करते समय इसलिए भी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि उनका नाम भी संजय है। जाहिर है संजय नाम के लोग कुछ बड़ा करते हैं और मैं इस समय देहरादून में बैठा हूँ। देहरादून के एक बहुत तेज़ तर्रार आईपीएस अफसर संजय गुंज्याल जी, जिनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं और सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि एवरेस्ट पर पहली बार उत्तराखंड की पुलिस चढ़ के गई और उस टीम का नेतृत्व उन्होंने किया। संजय जी से और बातों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका आज इस शो में। आपके नाम कई सारी, हम लोगों ने जब मालूम किया यहाँ पे हम लोग आए उत्तराखंड में, कई सारे इतिहास दर्ज हैं। लेकिन पुलिस के अफसर एक चीज़ के लिए बड़ा आपके लिए कहते हैं कि आप जहाँ जाते हैं, आमतौर पर ये बात मानी जाती है कि पुलिस अफसरों का कार्यकाल बहुत कम होता है। लेकिन जब आप एसएसपी हरिद्वार बने, कुंभ की जिम्मेदारी थी, वहाँ आप कई साल रहे, आप पौड़ी में कई साल रहे, आप पहले आईजी हैं जो लगातार देहरादून के लगभग 4 वर्ष तक आईजी रहे। तो ये अंगद के पाँव की तरह आप जमते हैं, ये क्या काबिलियत है आपके अंदर? बेसिकली हर जगह अलग अलग तरह की चुनौती होती है, चाहे मैं पौड़ी में रहा हूँ या हरिद्वार या देहरादून में। और हर चुनौती में वक्त के साथ साथ समय और परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ हम लोग ने झेली है। और जो लंबे टेन्योर के कारणों को अगर देखा जाए तो उसमें जो हमारे सबऑर्डिनेट्स थे, जो हमारे निचले पायदान के जितने भी हमारे कर्मी हैं, चाहे वो हमारे एसपीज में रहे हो या डिप्टी एसपीज में रहे हो, इवन कांस्टेबल्स रहे हो, उन लोगों का जो सहयोग और उनका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन किसी भी डिसीजन में रहा है, उसको मैं पूरा रोल देना चाहूँगा, उनको क्रेडिट देना चाहूँगा। और उत्तराखंड देखो बहुत छोटा सा स्टेट है अगर देखा जाए, लेकिन यहाँ पर के चैलेंजेस देश के बाकी जगह के चैलेंजेस से बिल्कुल डिफरेंट है। और ये कहना, क्योंकि दो ही यहाँ आईजी रेंज या डीआईजी रेंज के रूप में 2 ही क्षेत्र है, एक कुमाऊँ एक गढ़वाल। तो मैं कुमाऊँ में बहुत कम समय के लिए रहा, मुश्किल से 3-4 महीने के लिए रहा। तो जो आपका कहना है कि लंबा समय, ऐसा नहीं है। और देहरादून में यद्यपि 2 टेनर रहे थे, लेकिन अलग अलग समय में कुल मिला के लगभग 3 साल से कुछ ज़्यादा रहा था। संजय जी, ये बड़ी बात, हम पहले शुरुआत करते हैं कुंभ से। हमने देखा कि सरकार को जब जब बड़ी जिम्मेदारी देने का टाइम आया तो आपकी याद की गई। कुंभ की जिम्मेदारी शायद आपने उस समय निभाई थी। तो ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बड़ी चुनौतियाँ होती हैं, कोई माइंड सेट होता है किसी आईपीएस अफसर को कि कैसे निपटना है, कैसे काम करना है? देखिए, कुंभ के लिए आप जानते हैं कि एक अलग से पूरा एक डिस्ट्रिक्ट बनता है और डिस्ट्रिक्ट के जो इंचार्ज होते हैं, चाहे मेला अधिकारी के रूप में चाहे मेला पुलिस अधिकारी के रूप में है, अलग से नियुक्ति होती है। और मैं उस दौरान एसएसपी हरिद्वार के रूप में था, तो हमारा जो है पूरा कोऑर्डिनेशन, उसको सपोर्ट करना, उससे रिलेटेड कई वीवीआईपी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब देखना तो जिम्मेदारी थी। और हरिद्वार की जो परिस्थितियाँ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर पूरे देश में 4 जगह कुंभ होता है या महाकुंभ होता है, लेकिन हरिद्वार में एक तरफ बिल्कुल पहाड़ है, दूसरी तरफ नदी है, गंगा जी है, और उसके बीच में बहुत ही सीमित एरिया में एक साथ इतने बड़े क्राउड का मूवमेंट,
और अगर देखा जाए उस समय मुझे याद है कि 13-14 जो अप्रैल मेन स्नान का दिन था, उसमें ही जो इसरो के द्वारा जो सैटेलाइट इमेजन के थ्रू जो हेड काउंटिंग हुई थी, वो 1,52 या 55 के आसपास लाख लोग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, इतने सारे लोग का वहाँ प्रेजेंस था। तो आप समझ सकते हैं लगभग 4 या 5 किलोमीटर के रेडियस में इतने बड़े क्राउड का मूवमेंट और विदाउट एनी स्टैम्पेड या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम के किया जाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और उस चुनौती को उत्तराखंड पुलिस के द्वारा हर लेवल के, चाहे वो सीनियर लेवल हो चाहे जूनियर लेवल, सबके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की वजह से वो बहुत सफलतापूर्वक संपादित हुआ और उसको आज भी लोग याद करते हैं। हाँ, मैंने जो बात मूल कही थी कि वो आप बहुत लंबे समय में अगर जमते हैं तो लोग आपका कार्यकाल वो 4 साल वाला देहरादून वाला एसजी के रूप में याद करते हैं, लेकिन उस बीच में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी और मैं उस घटना के बारे में खास तौर से आपसे जानना चाहूँगा कि केदारनाथ की त्रासदी हो गई थी, पूरी दुनिया हिल गई थी उसमें। तो उस त्रासदी में आप किस रोल में थे और आपने क्या क्या किया था उसमें? देखिए, उस समय मैं रेंज पे तो नहीं था, लेकिन पीएसी में था और तत्काल जब ये त्रासदी हुई थी तो मुझे वहाँ भेजा गया था। देखिए, पूरे विश्व में इस एल्टीट्यूड पे, इस हाइट पे जो डिजास्टर आया था, जो कैलामिटी आई थी, वो अनप्रेसिडेंटेड है, आज तक तो देखी न सुनी। और इतने ऊंचाई पे, इतने बड़े लेवल पे जो एरियल रेस्क्यू हुआ था, वो शायद पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा, जिसमें इतने सारे चॉपर्स और लगभग 10,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पे, मतलब 3,500 मीटर की ऊंचाई पे लगातार लोगों को निकाला जा रहा था। और उसमें एक रामबाड़ा, एक छोटा सा बीच में जगह हुआ करती थी जिसमें कस्बा कह सकते हैं आप, वो पूरी की तरह वो पूरा वॉश आउट हो गया था। और मैं और मेरे साथ कुछ आईटीबीपी की टीम थे, जो हम सबसे पहले 2 दिन बाद वहाँ जैसे तैसे पहुँचे थे। और पहुँचने के बाद देखा कि चारों तरफ डेड बॉडीज़ पड़ी है, लोग इंजर्ड है, चिल्ला रहे हैं। 2 क्या तीसरे दिन, और तीसरे दिन पहुंचने पे जब वहाँ हम लोग ने एक छोटे से एरिया को पूरा साफ़ करके बॉडीज़ हटा के वहाँ हेलीपैड बनाया। हेलीपैड बनाने के बाद फिर लैंडिंग वहाँ पर स्टार्ट हुई थी। और स्टार्ट होने के बाद पहले दिन जितने भी प्राइवेट चॉपर्स है, जिसमें कुछ चॉपर्स वालों, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, जो पायलट्स थे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। वो यद्यपि जितने भी रेस्क्यू वर्क हुए, जो हीरोज़ के रूप में लोग याद करते, उसमें शायद उनका नाम उस हिसाब से लिया नहीं जाता, बट उनका रोल बहुत ज़बरदस्त था। और हम लोगों ने पहले दिन करीब 250 से 300 लोगों को वहाँ से निकाला था, और दूसरे दिन भी लगभग इतने ही लोगों को निकाला। बट उसमें कई लोग जो ऑलमोस्ट सर्टन डेथ था, जिनका लग रहा था कि अब नहीं रहेंगे, उनको हम निकाल पाए। लेकिन अपने सामने ही हम लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को भी रेस्क्यू के दौरान देखा जो पूरी तरह से बात कर रहे थे, जिंदा थे। और जैसे ही चॉपर में हम लोग लेके जा रहे थे, तो एकदम उसी दौरान वो जो ट्रांजिशनल फेस होता है जीवन और मरण के बीच का, जो एक थिन लाइन है, उसको क्रॉस होते हुए देखा। तो उस लिहाज से जो ये रेस्क्यू वर्क है, डिफरेंट था। और उत्तराखंड पुलिस के लिए भी एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस ये कह सकते हैं कि व्यवहारिक चीज़ें हम लोगों ने कई चीज़ें सीखी। रुद्रप्रयाग जनपद में हुआ था। रुद्रप्रयाग जनपद एक बहुत छोटा सा जनपद है उत्तराखंड में, जिसमें उस समय से सिर्फ 2 या 3 थाने चौकी हुआ करते थी। मुश्किल से 11 या 12 सब इंस्पेक्टर पूरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ करते थे। और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में वहाँ के थाने चौकी के द्वारा रिस्पॉन्ड करना, और सिर्फ पुलिस के रूप में कम्युनिकेशन या रेस्क्यू करके लोगों की जान बचाना ही नहीं, उसके साथ कई और तरह के रोल को प्ले करना, वो एक बहुत ही काबिल तारीफ की बात थी कि उस समय जो भी वहाँ पर कर्मी थे और इस कर्तव्य को जो पूरा कर रहे थे, वो लोग कर रहे थे, बावजूद इसके कि उनके बीच के हमसे 10 से ज़्यादा हमारे पुलिसकर्मी ने अपनी जान, जो सर्वोच्च बलिदान है, इस डिजास्टर में किया था। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अपनी टीम को लीडरशिप देना एडवर्स कंडीशन में, और वो भी अपने को एग्जाम्पल के रूप में देना, तो इसमें वहाँ के जो तत्कालीन एसपीज थे उनका बहुत बढ़िया काम था। सारे अधिकारियों ने आगे बढ़कर खुद ज़मीन पे, ग्राउंड पे उतर कर इस सर्च एंड रेस्क्यू को अंजाम दिया था। तो ये एक ऐसी घटना थी जिसके बाद उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन आए। आपको जिम्मेदारी दी गई थी, उसके बाद दी गई थी, उसके बाद दी गई थी डिजास्टर मैनेजमेंट, सारा मैनेजमेंट? देखिए, ऐसा होता है कि आप जब भी कभी यूनिफॉर्म सर्विसेज की बात, वर्दीधारी संगठन की बात करते हैं, तो लोग सोचते हैं आमतौर पे कि डिजास्टर में इनका रोल डिजास्टर के दौरान और डिजास्टर के बाद आता है, लोगों को निकालने में या बॉडी निकालने में। लेकिन एक्चुअल में ये एक लॉपसाइडेड अप्रोच है।
जो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जो एक देखा जाए समन्वित कोशिश होती है डिजास्टर मैनेजमेंट में, वो है कि जिसमें बिफोर, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर और डिजास्टर के बाद, इन तीनों में ही हमें बहुत सुनियोजित तरीके से मैनेज करने की आवश्यकता है। और इसी मैंडेट को लेकर उत्तराखंड में केदारनाथ त्रासदी के बाद एसडीआरएफ का गठन किया गया, जो कि स्टेट लेवल की डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, और एक पूरी बटालियन को गठन करने का यहाँ पे निर्णय लिया एसडीआरएफ गया। बन गई, जबकि मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में अभी तक गठन हुआ नहीं है, तो मेरे संज्ञान में आ रहा है एसडीआरएफ। एसडीआरएफ का गठन यहाँ पर उस समय हुआ था, और अभी 4 कंपनीज आ चुकी है, अभी 3 कंपनी और आनी है। आप ही संभाल रहे हैं और एसडीआरएफ को भी? जी जी, उस समय जो है एज ए डीआईजी के रूप में मुझे एसडीआरएफ में नियुक्त किया गया था, और जो वर्तमान में अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी सर है, वो एज ए एडीजी के रूप में उन्होंने इसकी पूरी रूपरेखा की बनाई गई थी। और यूपी में भी अब जस्ट अनाउंस हुआ है, वहाँ भी ये स्टार्ट एसडीआरएफ हुआ है। लेकिन उत्तराखंड का ये एसडीआरएफ, तो बड़ी बात है कि यूपी से पहले उत्तराखंड ने शुरू कर दिया एसडीआरएफ। देखिए यहाँ की परिस्थितियाँ अलग है। हाँ, ज़्यादा यहाँ की परिस्थिति ज़्यादा है, ये ज़्यादा डिजास्टर के लिहाज से बड़ा संवेदनशील राज्य है हमारा। और अगर आप डिजास्टर, जो नेचुरल डिजास्टर के सारे लिस्ट को अगर आप एक एक करके चेक करेंगे तो देखेंगे ऑलमोस्ट हर तरह के डिजास्टर, हर तरह के वो उत्तराखंड में, चाहे वो फ्लैश फ्लड लो, एवलांच लो, या बाढ़, क्योंकि हमारा सदर्न एरिया पूरा प्लेन एरिया है, तो बाढ़ यहाँ पर भी काफ़ी आता है, उसका लैंडस्लाइड्स है या क्लाउड बर्स्ट है, हर तरह के डिजास्टर का यहाँ इतिहास रहा है। और पूर्व में भी डिजास्टर से काफ़ी लोगों की जान और माल को हानि पहुँची है। संजय जी, आप जब केदारनाथ पहुँचे होंगे फर्स्ट टाइम में, तो वहाँ पे लाशों का मंजर देखा होगा, वो भयावह, शायद मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में किसी की ज़िंदगी में भी ऐसा खतरनाक हादसा आता होगा। एज ए इंसान, एज ए मन, एज ए संवेदनाओं से भरा हुआ कोई व्यक्ति, उस हादसे के बाद जब वापस आए होंगे, कितने दिन तक आपके जहन में वो सब चीज़ें घूमती रही होंगी? देखिए, हमने जो पुलिस की नेचर ऑफ ड्यूटी है वो इस तरह की है कि डेड बॉडी, चाहे वो एक्सीडेंट के रूप में हो, चाहे क्राइम के रूप में, हम लोग ऐसे बहुत से क्राइम सीन को देख चुके हैं या एक्सीडेंट्स को देख चुके हैं। तो लेकिन जो केदारनाथ में जो हम लोग ने देखा कि छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग और एक आस्था के साथ वहाँ पर है, और एक साथ बॉडीज़ को देखना, और ख़ासकर अपने सामने लोगों को जीवन के एक आई मीन जो संक्रमण काल होता है जीवन का, एक जीवन और मरण के बीच, उसको क्रॉस करते हुए अपने सामने देखना, ये अपने आप में एक जीवन की एक कटु सच्चाई को तो देखा ही है। लेकिन उसके साथ जब केदारनाथ में सर्च एंड रेस्क्यू करके लौटे, तो हमारा जो सोच था जीवन के प्रति या दर्शन के प्रति, वो पूरी तरह से चेंज हो गया, ये मैं कह सकता हूँ। हो सकता है उसमें कुछ मानवीय जो गुण है वो शायद ज़्यादा डेवलप हुए, ये मैं कह सकता हूँ। और जो चीज़ों को देखने की जो सोच है या उसको समझने की सोच है, वो ज़्यादा बेहतर एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी हुई है, ये मैं मानता हूँ। आपको लगा कि ज़िंदगी बड़ी क्षणभंगुर है, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, ये ख्याल? क्षणभंगुर ज़िंदगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आदमी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है जब ऐसे घटनाओं को या ऐसे अनुभव व्यक्ति को होते हैं। अच्छा, एक बिल्कुल निजी सवाल, आपको उस, चूँकि सबसे पहले आप वहाँ पहुँचे थे, चारों तरफ पानी का मंजर था, भयानक स्थिति थी, आपको कभी डर लगा वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहूँ कि दिन भर हम लोग डेड बॉडीज़ या लोगों को निकाल रहे हैं। इनफैक्ट ये भी हुआ था कि जब एक बार सर्च एंड रेस्क्यू लगभग 24 तारीख को ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, तो गवर्नमेंट के द्वारा, और मैं लौट आया था, और ये भी हुआ था कि एक चॉपर, उस बीच की बात है कि हम लोग को अपनी टीम को लेके, उस दौरान कुछ घटनाएं भी हुई थी, आप जानते ही है। तो लौटने के बाद फिर सारे बॉडीज़ वहाँ पड़े थे, और न्यूज़पेपर में भी काफ़ी आया कि बॉडी सड़ रही है या ख़राब हो रही है। फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी ज़्यादा अप्रोच करने लगे थे। तो गवर्नमेंट लेवल पे ये तय हुआ था कि मुझे एज ए हेड के रूप में जितने भी बॉडीज़ है उसका क्रिमेशन करने के लिए भेजा, क्योंकि क्रिमेशन एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी, बहुत बॉडीज़ थी। तो कहा कि शुरुआती क्रिमेशन आप करके आइए। मैं जिस टीम को लेकर गया था, तो MI-17 में हम लोग बैठने के बाद हमारी टीम को वहाँ सेटल करके मुझे लौटना था उसी से। बट देखा कि सडनली हल्की बूंदाबांदी होने लगी, बारिश होने लगी, और हमारे टीम मेंबर्स वो प्लास्टिक के शीट्स लेके भागने लगे। तो मैंने देखा कि वो अभी प्रॉब्लम में है, और ऐसे में एज ए लीडर मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तो मैं भी उसमें उतर गया था।
और उतरने के बाद मेरा सामान यद्यपि गुप्तकाशी में था, और कुछ समय बाद फिर मेरे पास वायरलेस सेट हम लोग ने जब इस्टेब्लिश किया तो मुझे मैसेज आया कि आपका जो चॉपर जो लेके गया था जिसमें आप वापस आना था वो मिसिंग है। और लगभग 3 या 4 घंटे बाद फिर हमें पता चला कि उस चॉपर में जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी नहीं रहे, और वो एक चॉपर एक्सीडेंट में सभी की मौत हो गई। और हम लोग ने क्योंकि एक एक को देखा था तो हम लोग ने एग्जैक्टली बताया कि इतने लोग थे, इतने जो है आईटीबीपी के, एनडीआरएफ के और बाकी लोग थे। तो जो हमारे साथी थे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे एयरफोर्स के हो, चाहे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो, उनके द्वारा एक सर्वोच्च बलिदान दिया था इस सर्च एंड रेस्क्यू में। और उसके बाद हम लोगों ने जब एक पूरा मोटिवेशन लेवल सबका लो हो चुका था, अपने साथियों को जो इतने दिनों से काम कर रहे थे, उनकी डेथ की सूचना जब मिली तो लोग को तैयार करना और बॉडीज़ को क्रिमेट कराने का काम करना ये थोड़ा मुश्किल तो था। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे लोगों को तैयार किया और 2 दिन तक बॉडीज़ को एक जगह रखने के बाद फिर एक जगह सामूहिक दाह संस्कार किया था। कितनी डेड बॉडी थी इस समय में? देखिए कुल अभी तक करीब 650 डेड बॉडीज़ के आसपास। पहली बार में करीब 21 डेड बॉडीज़ थी जिनका कि हम लोगों ने फर्स्ट गो में दाह संस्कार एक साथ किया था। बिल्कुल केदारनाथ जी मंदिर के सामने जो एक रिवर है उस पे हम लोगों ने दाह संस्कार किया था। जिस तरह की परिस्थितियों में किया था और जो मौसम में भी काफ़ी बारिश हो रही थी उस दौरान, वो परिस्थिति और उसमें जो हमारे साथ जो काम करने वाले जवान थे उन्होंने जो हौसला रखा और जिन विपरीत परिस्थिति में काम किया उसे मैं आज भी याद करता हूँ। तो यही लोग मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं जो हमारे अपने जवान हैं। आपने देखा कि एक आईपीएस अफसर केवल एक जहाज़ में इसलिए नहीं बैठ रहा है क्योंकि उसके साथ के कुछ लोग प्लास्टिक की शीट पे बारिश से भीगने के लिए बचे हुए हैं, और उस अफसर के मन में ख्याल आ रहा है कि अगर मैं अपने इन जूनियर्स को छोड़ के चला जाता हूँ आज तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए ख़राब बात होगी। और शायद कैप्टन को फ़र्ज भी ये होता है, लेकिन विडम्बना देखिए ईश्वर कैसे मदद करता है ऐसे लोगों की कि जो अफसर अपने उन साथियों के दर्द को महसूस करके उनके पास रुक गया वो बच गया और चौपर में बैठे हुए सब लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। संजय जी से बातों का सिलसिला जारी रहेगा और आपको भी मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा होगा कि कितने जीवन एक अफसर केवल अपने साथियों की मदद के लिए उतरा और वो चौपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और घर पे जब वो परिवार के लोग बैठे हुए थे इस बीच से पट्टी चढ़ने लगी कि डीआईजी संजय गुंज्याल जिस हेलीकॉप्टर में बैठे थे वो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्योंकि तब तक किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि वो अफसर अपने साथियों की वजह से उस दुर्गम परिस्थितियों में उतर गया है और वो हेलीकॉप्टर मिस हो गया है। जब ईश्वर आपको बचाता है तो ऐसे बचाता है, लेकिन उस घटना के बाद से संजय जी के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ ये उनसे जानते हैं। संजय जी, बहुत बड़ी बात है कि किसी के जीवन में शायद बहुत बड़ी परिवर्तन की बात है कि मौत इतने पास से गुजर के चली जाए। उसके बाद जब आए और आपको ये आपदा प्रबंधन और बाकी डिजास्टर की जिम्मेदारी दी गई तो मुझे लगता है कि रूटीन का अफसर जो प्लान करता है इस चीज़ को समझाने में, आपने उससे कुछ अलग हटके सोचा होगा, तो क्या सोच आई थी उस समय? देखिए, उत्तराखंड में जो जोग्राफिकल सेटिंग है, जो यूनिकनेस है, उसमें हर तरह की आपदाएं यहाँ आती रही है, पूरा इतिहास रहा है। और नेचुरल डिजास्टर के साथ साथ जो मैन मेड डिजास्टर है जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह है या फॉरेस्ट फायर है, ये भी यहाँ पर काफ़ी इस तरह की चुनौतियाँ आती रही है। तो उसके लिए जो एसडीआरएफ जैसी यूनिट की या संगठन की प्रासंगिकता सदैव रही है। पूर्व में ये नहीं बन पाया था कई कारणों से, लेकिन जब ये केदारनाथ त्रासदी के बाद इस पे काम हुआ और आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट जो संगठन है वो यहाँ पर हमारे पास है।
और इसकी विंग अलग अलग विंग है, इसमें जो है अलग अलग एक्सपर्टीज़ हमने डेवलप किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में जहाँ हाई एल्टीट्यूड एरिया बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर चाहे वो एडवेंचर टूरिज़्म से रिलेटेड, ट्रैकिंग, माउंटेनिंग, या फिर हाई एल्टीट्यूड में जो दूर दराज एरिया में जो गांव है वहाँ अगर कभी डिजास्टर हो तो ऐसी टीम होनी चाहिए जो उस एरिया में बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर सके। तो हमने एक हाई एल्टीट्यूड सर्च एंड रेस्क्यू की एक अलग सी विंग बनाई है। जो अभी आप बात कर रहे थे कि एवरेस्ट वाली, तो उसमें उत्तराखंड पुलिस की एक टीम गई थी जिसमें एसडीआरएफ मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये ख्याल कैसे आया कि माउंट एवरेस्ट पे भी पुलिस अफसर चढ़ सकते हैं और आप खुद उस टीम का नेतृत्व करते हुए माउंट एवरेस्ट तक पहुँच गए? ये जोखिम कहाँ से उठाने की हिम्मत है? देखिए, इसमें जोखिम से ज़्यादा इसके पीछे जो आइडिया था कि अभी तक आपने देखा होगा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम तो गई थी, लेकिन देश में राज्य पुलिस की या प्रोविंशियल पुलिस की कोई टीम नहीं गई थी। तो हम लोग करीब 15 लोग की सदस्यों की टीम थी, जिसमें 11 हमारे क्लाइंबिंग मेंबर्स थे। उस 11 में से 8 ने सफलतापूर्वक समिट किया था। मैं एज ए लीडर के रूप में गया था, और ये वो मेंबर्स थे जो कि ऑलरेडी हाई एल्टीट्यूड सर्च एंड रेस्क्यू में हमारे वहाँ एज ए रेस्क्यूअर काम करते हैं। और जब भी कभी कोई पर्वतारोही या ट्रैकर फंसता है तो यही लोग हम लोग जाते थे और उनको निकाल के उनको लेके आने का काम करते थे। तो सब पूरे वर्ल्ड के, विश्व के जो टॉप ऑफ द माउंटेन है, पीक पे जाकर वहाँ आरोहण करने का के पीछे ये भी मकसद था कि पूरे एक संगठन का जो मोराल है उसे ऊपर किया जाए। और इनमें एक इतना आत्मविश्वास अपने आप आ गया, जब वहाँ जा सकते हैं तो यहाँ पर जो 5-5, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार मीटर की दूरी पे कभी अगर कोई घटना होती है तो ये लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। और हमने एक हिमालयन डाटाबेस है जो कि जितने भी हिमालय में, विशेषकर एवरेस्ट रीजन में जितने भी माउंटेनिंग के अभी तक का इतिहास रहा है उसके डिटेल रखते हैं। और उस डिटेल के हिसाब से उन्होंने हमें बताया कि आप पूरे देश में ही राज्य की पहली पुलिस नहीं है, पूरे विश्व में राज्य और प्रोविंशियल की पहली पुलिस टीम है जिसने सफलतापूर्वक एवरेस्ट का एक्सपीडिशन किया है। तो उत्तराखंड पुलिस उस लिहाज से नंबर 1 है पूरे विश्व में, जो एज ए टीम, इंडिविजुअल तो बहुतों ने किया है लेकिन एज ए टीम सफलतापूर्वक आरोहण कर चुकी है। तो ये एक बड़े ही गर्व का है विषय तो है, और ये पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व का विषय है कि उनके, हमारे राज्य की जो पुलिस है उसको ये एक श्रेय मिला है। आपको बड़ा खुशी की अनुभूति होती होगी ना इस तरह के बड़े बड़े काम कर लेने में? व्यक्तिगत रूप से खुशी से ज़्यादा जो अपने संगठन जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिस वर्दीधारी फोर्स के रूप में, तो उसका जो नाम इस तरह से आया है तो उससे एक खुशी, जाहिर तौर पे खुशी मिलती है। मुझे ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है, पहाड़ के सड़क पे गाड़ी चलाते हैं तो एक ख्याल आता है कि बस जरा सा चूके और नीचे गए। नीचे जाने के बाद में कितनी देर में आप लोग उसको रेस्क्यू कर पाते हैं? देखिए, अभी पहाड़ की मतलब खूबसूरती तो है ही, लेकिन साथ में यहाँ पर जब भी कभी एक्सीडेंट्स होते हैं तो आप देखते हैं कि जब भी खाई पे कभी इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं तो कैजुअलिटीज़ के फिगर कई बार बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ के जो भौगोलिक परिस्थिति है वो सेटिंग ऐसी है। और इस लिहाज से हम लोग प्रिपेयर्डनेस या इस तरह के जो डिजास्टर या इस तरह के एक्सीडेंट ना हो उसके लिए हम अवेयरनेस कैंपेन तो चलाते ही है। साथ में ऐसे में जो जनहानि कम से कम हो उसके लिए हमारी टीम पूरी तरह से ट्रेंड है। और जो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हम लोग एसडीआरएफ को काफ़ी ज़्यादा फंड मिला है, जिसमें कि हमने जितने भी इक्विपमेंट है, करीब पहले फेज़ में करीब 20 करोड़ का, दूसरे फेज़ में करीब 13 करोड़ का, इतने करोड़ के हमें ऐसे इक्विपमेंट जो पूरे देश में जिस भी डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को चाहिए वो सारे इक्विपमेंट हमारे पास है। भले संख्या में कम है लेकिन गुणवत्ता में हमारे पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट है। और जब भी ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें हम लोग लोगों की जान बचाने में या कई बार बॉडीज़ को निकालने में हम लोग उसे यूज करते हैं। और इन इक्विपमेंट की वजह से हमारी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी बड़ी भी है। सुनिए, आमतौर पे किसी आईपीएस अफसर का जब चेहरा सामने आता है, नाम सामने आता है, तो वो कड़क छवि, वो डांटता डपटता हुआ इंसान, लेकिन आप व्यक्तिगत बातचीत में भी इतने मधुर रहते हैं। मैंने कई लोगों से आपसे स्वामित्व से बात करते हुए देखा है और देहरादून का भी ऑफिस मैंने आपका देखा है। तो एक आईपीएस अफसर के अंदर एक इंसान का इतना हद तक जिंदा रहना, इसके लिए सामंजस्य कैसे बिठाते हैं आप? मेरे ख्याल से जो कड़क, गुस्सा, ये जितने ये मानवीय गुणों
मानवीय गुणों में नहीं, मानवीय कमियों में आता है। और मानवीय गुणों से अगर युक्त अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट में हो या टीचिंग में हो, वो हो, तो उसकी जो एफिशिएंसी है या उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो यकीनन बढ़ेगी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ पुलिस वाले में हो तो बेटर है या बाकी में, ये सभी हर फील्ड में ये रिक्वायर्ड है, इसकी रिक्वायरमेंट है। आपको एज ए IPS अफसर सबसे कठिन परिस्थिति कौन सी थी या कौन सी कठिन घड़ी थी जब आपको लगा कि आपको बहुत मुश्किल पल है ये ज़िंदगी? देखिए, पुलिस में क्या है, चुनौतियाँ सेम एक नहीं होती है, और चुनौतियों का जो नेचर ऑफ जो चैलेंजेज है वो लगातार बदलते रहते हैं, और काल एंड परिस्थिति के हिसाब से हर बार उसको टैकल करने का कोई थंब ऐसा रूल नहीं है कि ये कोई एक फिक्स फार्मूला नहीं है कि उस फार्मूला को हम लगाए तो ये हो जाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई, क्राउड मैनेजमेंट का इशू है, हमें मैनेज करना, लोगों को समझाना है, तो पूर्व में जो एक बार हमने मेथड अपनाया था उसी मेथड को दोबारा अपनाएंगे तो ऐसा नहीं कि उसमें सफलता मिल जाएगी। तो हर एक सिचुएशन अलग तरह की चुनौती और अलग तरह के सॉल्यूशन की डिमांड करता है। उसको समझते हुए अगर हमने सॉल्व कर लिया तो ठीक है, अन्यथा कई बार जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है वो इतने बड़े रूप में ले लेता है, जो छोटी सी प्रॉब्लम है पूरे डिस्ट्रिक्ट में या पूरे स्टेट लेवल पे एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो इसलिए चाहे छोटे से छोटा भी मुद्दा क्यों ना हो, उसको ऐसा मानना चाहिए कि ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, उसको छोटे में ही ख़त्म कर देना ये बहुत ज़रूरी है किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए या पुलिसमैन के लिए, चाहे वो किसी भी रैंक का हो। ये तो एक चुनौती की बात। आपकी अपनी नौकरी में सबसे खुशी का पल आपकी ज़िंदगी में कौन सा था? नौकरी अगर प्रोफेशनल लाइफ में कहा जाए तो सबसे खुशी का पल जो व्यक्तिगत मेरे जीवन है उनमें बहुत सारे ऐसे खुशी के पल हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में मैं कहूँगा कि जब भी कभी उत्तराखंड पुलिस का नाम अच्छे कामों के लिए आता है तो वो सारे खुशी के कारण बनते हैं। अच्छा, वो पहला ख्याल जिस चॉपर में की दुर्घटना की सुनी थी आपने, आपको अपने प्रति क्या ख्याल आता? जैसे मैं होता या कोई भी होता तो कहता ओह माय गॉड मैं बच गया। जैसे ही मैं वहाँ से लौटा, केदारनाथ से लौटकर जब घर आया तो मेरे सोचने का तरीका चेंज था, और जो मेरी जीवन की प्रायोरिटीज़ है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई थी। मृत्यु इतने पास देखकर? हाँ, मतलब ये कह सकते हैं आप, लेकिन जो प्रायोरिटीज़ है वो बिल्कुल चेंज हो गई थी, और जीवन के जो वास्तविक मूल्य है उसकी परिभाषाएं धीरे धीरे चेंज हो जाती है। अच्छा, प्रैक्टिकली बताइए, एक IPS के लिए उस दिन से पहले और दिन के बाद में क्या चाहिए? वही मैंने कहा ना कि आपकी प्रायोरिटीज़ पूरी तरह से चेंज हो जाती कुछ है। गुस्सा कम हुआ? गुस्सा ही नहीं, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मानवीय गुण है, जो कि एज ए ह्यूमन बीइंग आप में या किसी भी व्यक्ति में होनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और फैमिली भी कई हद तक उनकी जो फैमिली के बारे में सोचना और उनकी जो प्रायोरिटीज़ है वो ज़्यादा आप सोचने लगते हैं। और मैं देखूं कि ये सारी घटनाएं जिसमें बहुत करीब से आप ऐसी सिचुएशन को देखते हैं, उसके बाद यकीनन चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे ना हो, उसमें यकीनन चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस ये भी मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव चेंज होंगे। नेचुरली। आपको क्या लगता है कि आम जो आप जैसे संवेदनशील अफसर भी वर्किंग में हैं, IPS अफसर हैं, लेकिन आम जनता भी पुलिस को बहुत अच्छा नहीं मानती है, ऐसा क्यों? ये बात ज़रूर है क्योंकि जिन परिस्थितियों में, जैसे आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने पुलिस को एक टूल के रूप में यूज़ किया था, और अपने सत्ता को ये इन प्रकार रखने के लिए जो पुलिस एक्ट आया भी था उसे इसी तरह से लाया गया कि पुलिस उनके सत्ता को कायम रखने के लिए यूज़ होते रहे, और ये लगातार चलता रहा। और उसके बाद जो पुलिस की छवि है, क्योंकि पुलिस एकमात्र ऐसी है कि आप देखेंगे अगर जो हमारे क्राइम में या लॉ एंड ऑर्डर में जब भी कभी कोई एक्शन भी लिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि 100% सभी लोग खुश रहे। अगर विक्टिम खुश है तो एक्यूज दुखी है, एक्यूज खुश है तो विक्टिम खुश है, इस तरह की परिस्थिति आती है। लेकिन साथ में जो परसेप्शन है उसको चेंज करने की आवश्यकता है।
जो हमारा लोगों के प्रति जो इमेज है, जो परसेप्शन है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। वो कैसे होगा? उसमें आपका प्रोफेशनल अप्रोच हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और आपकी जो कोशिश है वो ईमानदार होनी चाहिए। भले सफलता हर बार नहीं मिलेगी, लेकिन कोशिश की जो ईमानदारी है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे, और ये एकदम तत्काल एक ही समय में नहीं आ सकता है, मतलब एक घटना से चेंजेस नहीं आ सकते हैं। लगातार आपको कोशिश करते रहना होगा, तब जाके चेंजेस आएगा। और हमारे वहाँ कुछ ऐसे भी नेचर है पुलिस का काम कि रिजल्ट बहुत लेट आता है। आज कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ, उस इन्वेस्टिगेशन में हमने किसी क्रिमिनल को सपोज चार्जशीट किया, लेकिन उसका रिजल्ट, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें रिजल्ट आते आते 2 साल बाद या 3 साल बाद जब उसका रिजल्ट आएगा, तब जाके उसका इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए पेशेंस के साथ इसमें लगातार अगर पॉजिटिव काम करते रहे तो यकीनन जो इमेज है वो भी चेंज होगा। एक आखिरी सवाल, आप मेरी नामा राशि है, लेकिन मुझे आपको देख के बड़ी जलन हो रही है, आप इतने फिट। ये ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि फिट तो पूरी तरह से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को देख के लगता है, मतलब लोग परेशान रहते हैं, पेट निकल रहा है, आपके शरीर बिल्कुल फिट फैट, मतलब इतने स्मार्ट ऑफिसर नजर आ रहा है। तो इस फिटनेस के पीछे राज क्या है? मतलब आप दिनचर्या में ऐसी क्या चीज़ करते हैं? क्योंकि पुलिस की लाइफ बड़ी भाग दौड़ भरी होती है, टेंशन होता है, टेंशन। मैं थोड़ा सा समय जरूर निकालता हूँ जिसमें कि मैं अपने स्पोर्ट्स को और एक्सरसाइज को जरूर एक समय देता हूँ, और चाहे कितना ही व्यस्तम दिन रहे, लेकिन वो समय मैं चुरा लेता हूँ अपने लिए। बहुत धन्यवाद संजय जी आपका, आज आपने इतनी अच्छी और रोचक बातें हमको बताई। ये थे मिस्टर संजय गुंज्याल, एक बेहतरीन IPS अफसर जिनकी आज कामों की चर्चा पूरे उत्तराखंड में होती है, और उन्होंने आज बहुत सारे अपने निजी जीवन के क्षणों को हमारे साथ साझा किया। और मुझे यकीन है कि आपको भी लगा होगा कि पुलिस में इतने बेहतरीन अफसर की किन किन मोर्चे पे कहाँ ज़रूरत है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए शो में एक नई शख्सियत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।